बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो किस तरीके के साथ जो हैं वो आइगन फंक्शंस हैं एलएसआई सिस्टम्स के। तो अब हमें जो उसके बाद एनालिसिस करना है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में जो भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं उन फ्रीक्वेंसीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर टाइम डोमेन से लेके जाना पड़ता है अपने सिग्नल्स को। अब उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उन सिग्नल्स के एनालिसिस के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो हम बारी बारी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में देखते जाएंगे। असूली तौर पे हमें पहले आगाज़ लेना चाहिए था DTFT से, विच इज़ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन हम जो है वो जी ट्रांसफॉर्म से इनिशिएट करेंगे क्योंकि जी ट्रांसफॉर्म लैब में ज़रूरत है। ऑल्दो आपने ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कोर्स में देख लिया होगा, लेकिन हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिविज़िट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जी ट्रांसफॉर्म देखने के लिए कि ये होते क्या, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे और हम इनको आगे जाके ग्रेजुअली इस्टेब्लिश करेंगे कि ये किस तरीके से जी ट्रांसफॉर्म का जो टूल है वो हमें ये सारे लिस्टेड काम करने में हेल्प करता है। तो जैसे एक एग्जांपल ये थी कि हमने लास्ट टाइम जो LCCD इक्वेशंस देखी थी, डिफरेंस इक्वेशन देखी थी फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, जिसमें जो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिस्क्रीट टाइम इक्वेशंस थी, इनके जो सोल्यूशन निकालने के लिए बेसिकली जैसे कि जो भी वेरिएबल्स उनमें इन्वॉल्व हैं A1 A2, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है ना, वो सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन के रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो उसके लिए किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकती है, किस तरह से ये DT सिग्नल्स के एनालिसिस में हेल्प कर सकती है, यही अगर हम कॉन्टिन्यूस सिग्नल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे और DT सिग्नल्स के लिए हम जो है वो जी ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है ये हमें सिस्टम को समझने के लिए कि वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना असर कबूल करेगी, जो सिस्टम के फ़िल्टर का यानी रिस्पांस का H(n) का अगर हम X(n) इनपुट करते हैं, इसी तरह से सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में, फ़िल्टर को डिज़ाइन करने में, इन सारी बातों में हमें जी ट्रांसफॉर्म जो है वो हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब DTFT और जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और हमारे पास अब तीसरी चीज़ है जी ट्रांसफॉर्म, इनमें फ़र्क क्या है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने कैलकुलेट किया था h(e⁻j⍵), जो कि हमें मिल रहा था किस तरह से, इधर x की जगह पे हमारे पास h(n) था और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे -j⍵n-n0 से, और हमारे पास बाहर जो है वो समेशन की जो लिमिट्स के साथ वो सीरीज थी और ये एक्सप्रेशन बन रहा था। इस एक्सप्रेशन को हम कह रहे थे कि ये सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। लेकिन ये कि अगर हम यहीं पे h(n) की जगह जो कि सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है या फिल्टर कह लें इसको रिप्लेस कर दें इनपुट सिग्नल से, तो यही सेम चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाती है DTFT, विच इज़ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसकी एक अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं और सारा कुछ है, तो वो हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, जो कि कमिंग लैब्स उसके ऊपर मुश्तमिल होंगी। लेकिन अब इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम देख रहे होंगे कि जी ट्रांसफॉर्म क्या है और होपफुली हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा, अब आइडिया ये है कि अगर हम सिस्टम की DTFT निकालते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम जो है वो एब्सोल्युटली समेबल हो, जिसका मतलब ये था कि हम कहते थे कि ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट्स के साथ, एब्सोल्युटली समेबल का मतलब ये था कि लिमिट्स लगा के समेशन जो है दैट हैज़ टू बी लेस देन इन्फिनिटी। तो DTFT के लिए ये कंडीशन होती है कि ये सारा कुछ जो है वो लेस देन इन्फिनिटी पे होना चाहिए। लेकिन हमारे बेशुमार सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो कि दे आर नॉट एब्सोल्युटली समेबल, तो जिसमें ये शामिल है X(n) इक्वल टू U(n), और ये तीनों एग्जांपल्स दी हुए हैं, ये जो है वो एब्सोल्युटली समेबल नहीं है। तो अब हमें इनके अगर निकालने हो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो अब हम क्या करें, तो हम फिर किस सिलसिले में जी ट्रांसफॉर्म जो है वो उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब जी ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला होता है, सेम ये अगर आप देखें, ये है हमारे पास DTFT का फार्मूला। हमारे पास पहले क्या था, जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख रहे थे तब H(n) के साथ हम कर रहे थे, अब हम इनपुट के साथ करेंगे। तो जी ट्रांसफॉर्म सेम एक्सप्रेशन है ये वाली चीज़, लेकिन अब फ़र्क क्या है कि हमने जी को अज्यूम कर लिया कि इट इज़ R मल्टीप्लाई बाई e⁻j⍵, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है e⁻j⁰ n⍵।
ठीक है। तो हम n उसको बाहर पावर में ले जाते हैं और z को अज्यूम कर लेते हैं कि वो ये चीज़ है और इट इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। अगर हम अपने x ऑफ n को इस z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो भी आउटपुट जनरेट होगी दैट विल बी द z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। x ऑफ n लिया, उसको z रेज टू पावर माइनस n से हमने मल्टीप्लाई किया, उसको समेट किया, तो जो आउटपुट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो z ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। अब z ट्रांसफॉर्म का एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है जो कि ये कहता है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस रीजन में भी ऐसे बाहर जो है वो z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो z ट्रांसफॉर्म बताने के लिए हमें ROC का बताना जो है वो ज़रूरी होता है, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप इसको कैपिटल X और जो है वो जी जो है वो वेरिएबल यूज हो रहा था, अब उससे रिप्लेस कर लेते हैं। अब ये प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन क्या और ये सारी बातें वो ये आपको तब अंडरस्टैंड होंगे जब ग्रेजुअली हम एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जी ट्रांसफॉर्म को देखते जाएंगे और आप DTFT के भी प्रॉपर्टीज और उसके रिजल्ट्स देखेंगे और फिर आप कंपेयर करने की पोजीशन में होंगे। तो अभी आप सिर्फ इसको टूल्स के तौर पे अंडरस्टैंड करें कि जी ट्रांसफॉर्म भी एक टूल है और DTFT भी एक टूल है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी एक टूल है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो z का वेरिएबल है जिसको हमने ज्यूम किया है कि ये r e रेज़ टू द पावर j ओमेगा है, तो क्या ये भी आइगन फंक्शन की है कि नहीं, कि जैसे हमने पहले कहा था कि एलटीआई सिस्टम के अंदर अगर हम x ऑफ n को e रेज़ टू द पावर j ओमेगा n भेजें तो ये क्या होंगे, बेसिकली ये आइगन जो है वो वैल्यूज के तौर पे बिहेव करेंगे, जब हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को स्टडी किया था। अब अगर हम y ऑफ n कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस सूरत हाल में हम जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये कहता है कि आपके पास x ऑफ n जो इनपुट थी वो अब चेंज होके आपने z ऑफ n कर दिए, ठीक है। पहले हमारे पास ई जे ओमेगा एन हमने लिया था, अब हम क्या कहते हैं, हम जी एन लेके इनपुट भेज के देखते हैं कि फिर सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है। तो अगर जी हमारे पास आर ई जे ओमेगा के बराबर है तो फिर हम इसको अगर रिप्लेस कर दें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस शक्ल का, विच इज जे ओमेगा एन, ये रेज टू द पावर है, ठीक है। अब अगर ये एक्सप्रेशन है और हम इसको इनपुट करें यहाँ पे, क्योंकि हम कॉन्वोल्यूशन का y ऑफ n से आउटपुट हमने निकाल लिया यूजिंग कॉन्वोल्यूशन इक्वेशन, तो हमारे पास एक तो सिस्टम का जो है वो रिस्पांस, सैंपल्स रिस्पांस, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, डिलेड सैंपल से, जो हमें फॉर्मूला याद अगर हो तो डिलेड में z रेज़ टू द पावर n माइनस के और k समेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ को जब आप खोलेंगे तो ये बनता है z ऑफ n और z मल्टीप्लाई बाय माइनस के। अब जो समेशन ऑफ सीरीज है वो k के ऊपर है, तो n जो है वो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, तो ये क्या होगा, ये इससे बाहर चला जाएगा और जो k की सीरीज है वो अंदर चले जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा। अब दिस पर्टिकुलर ये जो चीज़ है ये आप याद करें, ये अब क्या बन रही है, ये z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन रही है। जब हमने x ऑफ z कैलकुलेट किया था पहले, उसमें हमने x ऑफ n को मल्टीप्लाई किया था z रेज टू द पावर माइनस n से और n के ऊपर समेट किया था। तो यहाँ पे अगर n की जगह k लिखा जाएगा तो डजेंट मैटर कि है तो z ट्रांसफॉर्म। तब आप अगर ये ऑब्जर्व करें कि y ऑफ n जो कि आपकी आउटपुट है, इट इज़ इक्वल टू द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दी जो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मल्टीप्लाई बाय z रेज टू द पावर n जो कि आपकी इनपुट थी। तो ये वही चीज़ हो गई है कि आइगन वैल्यू के तौर पे इसने बिहेव करना शुरू कर दिया है और आपके पास आपका z ट्रांसफॉर्म साथ है जो सिस्टम का h ऑफ n का, और साथ वो z ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो गया। तो इससे शायद आपको बात समझ में आई होगी कि जैसे हमारे पास ये चीज़ आइगन वैल्यू के तौर पे बिहेव कर रही थी, तो अगर हम x ऑफ n को z रेज़ टू द पावर n भी इनपुट कर दें तो वो तब भी आइगन वैल्यू के तौर पे बिहेव करेगी। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि ये वाली चीज़ z नहीं है, z हमारे पास उसके साथ जो एडिशन हो रहा है वो r का हो रहा है, और यहाँ पे e j ओमेगा n है, यहाँ पे z ऑफ n है एंड z इज इक्वल टू r e j ओमेगा n। तो ये इस बात की समरी है, और इसमें सिर्फ एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है उससे एक बड़ी डोमेन एज ऑफ जी कवर करती है।
ये आगे जाके आपको बात समझ में आएगी कि DTFT भी जो है वो जो भी जैसे एच ऑफ जी का कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो वो बड़ा हो सकता है DTFT से। तो ये जो है ना एच ऑफ जी एग्जिस्ट करता है लार्जर क्लास ऑफ एच ऑफ एन देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से, तो ये थोड़ा बड़ा आपको ROC देगा। अच्छा, अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि आपको यहाँ पे अगर x ऑफ n जो है वो सिंपल इम्पल्स आ जाए तो फिर आप किस तरह से लेंगे, तो पॉज करके आप पहले खुद करें और फिर इसको देखिएगा। तो अगर ये इम्पल्स आ गई n के ऊपर और n की सीरीज समेट हो रही है, तो हमें पता है कि इम्पल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, वो है 0। तो जिसका मतलब ये है कि आपकी सीरीज में बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी और ये सिर्फ n इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, और n इक्वल टू 0 के ऊपर ये 1 होगा, और यहाँ पे आप n को 0 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन 1 आएगा। तो वो ये बात ये कहती है कि अगर x ऑफ n आपका इम्पल्स हो तो आपका जो z ट्रांसफॉर्म है इट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह से आप अगेन पॉज करके इसको सॉल्व करें। अगर हमारे पास u ऑफ n है, इनपुट में हम स्टेप फंक्शन देते हैं, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट हमारे पास आ रही होगी x ऑफ z, वो आ रही होगी 1 ओवर दिस थिंग, ठीक है, जिसको आप अगर वो रीअरेंज करना चाहें तो वो z माइनस 1 और z का एक्सप्रेशन ऊपर चला जाए तो वो ये बनता है जनरली। तो इनपुट दिस एंड आउटपुट दिस। अब ये कैसे है, u ऑफ n से समेशन की सीरीज चेंज हो जाएंगी, वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है तो 0 से इन्फिनिटी पे चला जाएगा और सिर्फ उसके ऊपर ये 1 होगा। ऐसे ही है ना कि वो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है वो सारे 1 तक यूनिट स्टेप में होते हैं। तो अगर इस तरह से हो जाए तो हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट होती है। z रेज़ टू द पावर माइनस n है, वो 1 ओवर जी एन हो जाएगा। अब चूंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होगा, कॉमन रेशो इसकी 1 ओवर जी है, तो हम अगर फॉर्मूला लगाएं, अगर आपको मैथ का याद हो बेसिकली, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप a कह दें तो वो बनेगा 1 माइनस a, जिसको आप रीअरेंज करें तो आप देखेंगे कि फाइनल एक्सप्रेशन ये बनता है। अब जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये कि ROC किस तरह से निकालें। अब ये बेशक रिवीजन है लेकिन चलें क्विकली देख लें। ROC निकालने का मतलब ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, इस चीज़ को किसी भी सूरत हाल में अगर ये चीज़ 1 हो जाती है तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो हमें ये काम नहीं करना। तो ये जो चीज़ है वो कब ट्रू हो, आप अगर वो फार्मूलाज में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक आप तभी जा सकते हैं इफ़ जो आप इस एक्सप्रेशन को ये पक्का कह दें कि दिस थिंग हैज़ टू बी लेस देन 1। अदरवाइज जो है ना आप ये फार्मूला इस पे नहीं कर सकते। तो अब अगर ये चीज़ लेस देन 1 है और आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करें और मल्टीप्लाई करें या आगे पीछे करें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ROC है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। अब इसको ड्रॉ करके भी हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। अब यहाँ पे आप देखें कि R1 जो है वो 1 है और हम ये कह रहे थे कि दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। तो अगर ये बाउंड्री 1 की है तो इसका मतलब ये है कि जो z है वो सारा इसके बाहर बाहर वाला एरिया होगा जिसके अंदर आपका z ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये जो रीजन है इसको बेसिकली हम ROC कहते हैं। तो जो फॉर द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट स्टेप द ROC इज मैग्नीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन 1 के एंटायर रीजन आउटसाइड द यूनिट सर्कल, यानी 1 के बाहर सारा पूरा सर्कल जो है वो आपका ROC होगा। अच्छा, अब DTFT के साथ भी आप अगर बात करना चाहें, इसको साथ साथ थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो DTFT के केस में हमने कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होती है जब आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ z है वो यूनिट सर्कल का हो। मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? z एक्चुअली में चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने की वजह से इसका एक रियल पार्ट है जिसको हम x एक्सिस पे लेते हैं और इसका एक इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम y एक्सिस पे लेते हैं। अब अगर हम ओमेगा की वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से चेंज करें, जैसे z आपके पास जो है वो लास्ट r को अगर आप 1 अज्यूम कर लें, e रेज़ टू द पावर j ओमेगा लें, तो अगर आप ओमेगा की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से कुछ ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगी। जो हम बात करते हैं ना कि वो 0 से 2 पाई तक
उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, सो ऑन। तो यही होगा, आप ओमेगा को चेंज करते जाएंगे तो आपको सेम वैल्यूज दोबारा मिलती जाएंगी। इवेंचुअली क्या होगा कि जो आउटपुट है वो आपकी एक यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करी होगी। यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है रेडियस है उसकी वो 1 होगी, ठीक है। तो DTFT और Z ट्रांसफॉर्म में जो हमारे पास फ़र्क है वो क्या है कि Z ट्रांसफॉर्म यूनिट सर्कल से बाहर अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन DTFT ये कहती है कि Z ट्रांसफॉर्म वाला सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन सिर्फ एक बात पक्की होगी, वो ये कि जो सिग्नल इवैल्यूएट होगा वो इस कंडीशन के ऊपर इवैल्यूएट होगा, ठीक है। तो ऑन द कॉम्प्लेक्स में दिस मीन्स दैट Z इज कॉन्स्ट्रेंट टू लाई ऑन द यूनिट सर्कल ओनली। और यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि जो हम अज्यूम कर रहे थे Z ट्रांसफॉर्म के लिए कि इट इज R e रेज़ टू द पावर j ओमेगा, लेकिन DTFT के लिए हम अज्यूम करते हैं कि Z इज इक्वल टू E रेज़ टू पावर j ओमेगा, जिसमें आपके पास जो R है जो वो 1 हो जाता है, ठीक है। सो होप सो ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। जब हम DTFT पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और लिखा हुआ देख लेते हैं। एक्स ऑफ जी जो है उसमें हमने ये फॉर्मूला है आपके पास जी ट्रांसफॉर्म का, उसमें अगर आप रिप्लेस कर दें जी को आर रेस टू द पावर माइनस ई, उससे आर रेस टू पावर ई जो ओमेगा से, तो वो आप देखेंगे कि जो एन है, एन वाले पेयर्स आप एक तरफ कर लें और आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा होगा जिसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज़ होगी विच इज़ आर रेज टू द पावर माइनस एन एक्स ऑफ एन। बाकी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी इंशाल्लाह। उसमें जी ट्रांसफॉर्म और DTFT को अगर आपने लिंक करना हो तो जी ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये है, और हमारे पास जो DTFT है वो सिर्फ उस सूरत हाल में बराबर होगी एक्स ऑफ जी के, यानी जी ट्रांसफॉर्म विल ओनली बी इक्वल टू द DTFT ऑफ द सेम सिग्नल। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हेन वी विल अज्यूम दैट जी इज इक्वल टू ई जे ओमेगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि जब तक आप आर को 1 अज्यूम करेंगे तभी जी ट्रांसफॉर्म निकालने का जो आंसर आएगा और DTFT का आंसर आएगा वो बराबर आएगा। अगर आर 1 नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास वो जी ट्रांसफॉर्म होगी लेकिन वो DTFT के साथ लिंक नहीं हो रही होगी। अच्छा, वही सेम बात जो मैंने पीछे बताई है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है। इसको आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और इसको एक बार आप ड्रॉ भी करके देखें कि अगर जो है वो जी हम ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा कर लें, यानी कि आर को 1 एज्यूम कर लें, तो क्या ये सर्कल जो है वो ड्रॉ होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं कि अगर जी 1 हो जाए तो ओमेगा 0 हो जाए तो फिर कहाँ पे बात जाएगी, और जी जे हो जाए यानी आप ओमेगा को पाई बाय 2 करें तो फिर क्या एक्सप्रेशन आपको मिलता है, और फिर एंड सो ऑन। तो ये पूरा आपको इवेंचुअली देखेंगे कि एक यूनिट सर्कल ड्रॉ हो रहा होगा। अच्छा, अब आप ये नोटिस करें कि बल्कि शायद आपने अंदाज़ा पता नहीं हुआ आपको कि नहीं हुआ कि जब हम DTFT की बात करेंगे तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं, और जब हम जी ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो हम इस तरह से लिख रहे होते हैं। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो जी ट्रांसफॉर्म निकाल दें और फिर उसके बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशन जनरेट होता है उसमें आप जी को इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा लिखें और एक नया एक्सप्रेशन निकाल के कहें कि हाँ जी ये इसकी DTFT है। ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ आपको तब देखना है कि अगर आपका जो इसका ROC है उसमें यूनिट सर्कल अगर कंटेन कर रहा होगा तब आप ये हरकतें कर सकते हैं कि आप जी ट्रांसफॉर्म में वेरिएबल रिप्लेस करके DTFT निकाल दें। लेकिन अगर उसमें इसके ROC में यूनिट सर्कल आता ही नहीं तो फिर DTFT जो है वो उसकी कैलकुलेट नहीं हो सकती इस तरह से वेरिएबल रिप्लेस करके। अब अगली एग्जांपल देखते हैं जी ट्रांसफॉर्म की। जी ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास जो गिवन इनपुट है वो n-n, और वो जो है वो 0 से लेकर 3 वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन है, यानी टोटल 4 वैल्यूज़ हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ हुई हैं। तो हमारी लिमिट्स है ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी 0 से 3 तक, और जब हम उसमें वो वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे क्योंकि जी रेज़ टू द पावर जो है वो -0 है, इसी तरह से फिर जी रेज़ टू द पावर -1 है, तो ये सारे जो है वो एक्सप्रेशन में रिवर्स हो जाएंगे और आपके पास जब आप टोटल लेंगे तो वो ये सिचुएशन बनेगी जब आप सॉल्व करेंगे। तब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो जी है उसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने से ये टोटल एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल वो इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो जिसका ROC है वो एवरीथिंग है सिर्फ ओरिजिन के अलावा। तो हम इसकी अगर DTFT को कैलकुलेट करना चाहें तो इस अब हम z को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं e रेज़ टू द पावर g ओमेगा से, और फिर इसमें चेंज करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये है, ये इसकी DTFT होगी। लेकिन ये हम सिर्फ उसी सूरत में कर सकते थे क्योंकि हमने ये देखा कि ROC में जो है वो यूनिट सर्कल भी आ रहा था, सिर्फ ओरिजिन नहीं है, बाकी पूरा सब कुछ जो है वो इंक्लूडेड है, और DTFT यूनिट सर्कल के ऊपर जो है वो डिफाइन हो रही होती है। तो इस वजह से हमने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया। अगर ऐसा ना होता, यूनिट सर्कल इसके अंदर इंक्लूड ना होता, उस सूरत हाल में हम इस तरह से डायरेक्ट रिप्लेस करके DTFT नहीं निकाल सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से क्विक रिवीजन शुरू होगी। SSS के कुछ पोर्शन जो है वो सिग्नल सिस्टम से कैप्चर किया था कि आगे जाके आपको जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं वो उसमें मसाइल ना हो। एक तो ये कि विंडो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज़ यूज टू मेक सम वैल्यू ऑफ अनदर फंक्शन जीरो इज कॉल्ड अ विंडो फंक्शन। यानी कि हो सकता है कि आपके पास एक सिग्नल यूँ हो और दूसरा सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से हो, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो ज़ीरो पोर्शन है वो इसके जो ज़ीरो नहीं है उन पोर्शंस को भी इवेंचुअली ज़ीरो कर देंगे, और एक ही रीजन लाई करेगा, वो होगा ये वाला रीजन। तो इनको विंडो फंक्शन जो है वो बोलते हैं। तो बेसिकली मल्टीप्लाइंग अ विंडो फंक्शन विद अनदर x of n विल मेक सम वैल्यूज ऑफ x of n इक्वल टू 0। अच्छा, अब एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास डेल्टा n माइनस ए हो और आप उसको मल्टीप्लाई करें x ऑफ n, तो सारी वैल्यूज x ऑफ n की ज़ीरो हो जाएंगी, और सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो होगी x ऑफ n की वो वाली वैल्यू जो कि a के ऊपर डिफाइन हो रही होगी, जो इम्पल्स जिसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही होगी, सिर्फ उसी के ऊपर फाइनली x ऑफ n भी जो आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम u ऑफ n माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे x ऑफ n से, तो सिर्फ वही x ऑफ n बचना चाहिए जहाँ से u ऑफ n 1 है। बाकी सारी वैल्यूज़ जिनके ऊपर u ऑफ n जो है वो 0 है, u ऑफ n माइनस ए 0 है, वो वाली वैल्यूज़ x ऑफ n के साथ भी 0 हो जाएंगी। तो अब अगर आप इसको देखेंगे राइट साइडेड सीक्वेंस हो जाएगी। राइट साइडेड सीक्वेंस का क्या मतलब है कि ये राइट साइड ऑफ योर जो एक्सेस कह लें या 0 से आगे ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे अगर u ऑफ माइनस n प्लस ए कर दें, या हमने चलें ये जो एक्सप्रेशन ड्रॉ हुआ हुआ इस टाइम पे वो u ऑफ माइनस n माइनस ए का हुआ हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ 0। यहाँ पे आप n को इस तरह से ले लें और ये प्लस ए, तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम एक्सेस से पीछे शिफ्ट करें a यूनिट्स, और जो है वो उसको रिवर्स कर दें u को। जो आपका एक्सप्रेशन पूरी जो u की सीक्वेंस है n ऑफ ये n प्लस a, ये वाली सीक्वेंस बन जाती है u ऑफ n प्लस a की। और जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो यही सेम चीज़ जो है वो आपकी इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाला पॉइंट आपका a ही रहेगा और आपका ओरिजिन ये रहेगा। तो ये आपकी u ऑफ माइनस n माइनस a वाली सीक्वेंस जो है वो ये बन जाएगी। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ n से, तो ऑब्वियसली उसकी लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी और वो माइनस a से माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अगेन हम जो है वो जो दूसरा सिग्नल है हमारे पास वो है u ऑफ n माइनस a और u ऑफ n माइनस b, जो कि ये बता रहा है कि आपके पास एक जो राइट साइड पे सिग्नल है वो यहाँ से u ऑफ n ये वाला शुरू हो रहा है, और आपके पास एक जो है वो शुरू हो रहा है वो b साइड से, वो ये शुरू हो रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस चीज़ में से ये माइनस कर दें, तो आप ये देखेंगे ऑब्वियसली जो u ऑफ n माइनस ए है वो पूरा एंड तक जा रहा है, b बाद में शुरू हो रहा है। तो यहाँ से और इसके ऑनवर्ड्स वाला सारा पोर्शन जो है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है बड़े वाले में से अगर a बड़ा है, और इससे बिल्कुल पीछे वाले जो कि b माइनस 1 है उससे लेकर a तक के जो रीजन है सिर्फ वही सिक्योर हो रहा है, ठीक है, वही बच रहा है। तो ये भी जो है वो आपके पास विंडो फंक्शन के तौर पे सॉर्ट ऑफ बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिग्नल्स हैं कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए सिग्नल इज़ अ फिनिट नंबर देन द सिग्नल इज़ कन्वर्जेंट, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट सिग्नल है। जैसे अगर ये चीज़ है, अगर इसका सम करने के बाद आउटपुट जो है वो फिनिट है, तो देन हम इसको कन्वर्जेंट सिग्नल कहेंगे, अदरवाइज डाइवर्जेंट कहेंगे। बायलेटरल का क्या कंसेप्ट है? बायलेटरल का मतलब ये है कि सिग्नल दोनों साइड के ऊपर आपका ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रो करने के बावजूद वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। जैसे कि आप इसको देखें कि ये इस साइड पे अगर आप देखें तो ये बढ़ रहा है,
ठीक है। और अगर आप इस साइड के ऊपर इसको जो है वो लेके जाएं तो ये क्या कर रहा है, ये इवेंचुअली डाई आउट कर रहा है। लेकिन अगर इसको बैक तरफ लेके जाते हैं तो बढ़ता जा रहा है। तो इन सब का सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो वो डाइवर्जेंट सिग्नल होगा। अच्छा, राइट हैंडेड और कन्वर्जेंट का मतलब है कि यू ऑफ एन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, वो 0 से n तक चली गई हैं और 0 से n तक चली गई हैं। और इस एक्सप्रेशन को जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो आपको पता चलेगा ये इवेंचुअली नीचे की तरफ जा रही हैं और आखिर में जब n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो रहा होगा। तो ये आपके पास एक कन्वर्जेंट सिग्नल के तौर पर बिहेव कर रहा होगा। अब बायलेटरल चूंकि दोनों तरफ ग्रो कर रहा है और 2 ऑफ n है, अगेन ये इस तरफ ग्रो कर रहा है और ये जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो ये एक्सप्रेशन जो है वो u ऑफ माइनस एन माइनस वन, ये अगेन जो हमने पहले देखा है ये आपको बैक साइड पे ले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिग्नल को ले जाएगा। और चूंकि 2 ऑफ n है तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये कन्वर्जेंट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अब n की जो वैल्यूज 2 ऑफ n, ऑल्दो अगर n पॉजिटिव होता तो ये ग्रो करता, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल है। लेकिन चूंकि आप लेफ्ट साइड पे चले गए तो n अब चूंकि नेगेटिव हो गया है तो नेगेटिव का मतलब ये है कि ये 1/2 रेज़ टू पावर 1 और 1/2 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये इवेंचुअली जो है वो डाई कर जाएगा, 0 तक चला जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट सिग्नल बन जाएगा। अच्छा, अब इस एग्जांपल, ये भी पास्ट एग्जांपल है जो कि आपको डॉक्टर फरीद के सिग्नल सिस्टम्स के जो लेक्चर हैं उसमें से भी आपको मिल जाएगी। आप इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको एक दफ़ा पॉज करके देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर अंदाज़ा करें कि ये किस तरह से निकलती है। अच्छा, सो सम अप अगर हम करें तो x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है। x ऑफ n का अगर dt ft लें तो वो e रेज़ टू द पावर j ओमेगा x को रिप्लेस करने से आपके पास हो जाएगा। z ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करता है dt सिग्नल को x ऑफ z में और dt ft कन्वर्ट करती है उसको फंक्शन ऑफ ओमेगा की फॉर्म में और ये फंक्शन ऑफ z में होता है। ठीक है, ये दोनों सिर्फ तभी बराबर होते हैं अगर z इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर j ओमेगा, जिसका मतलब ये है कि r1 होगा, उस सूरत हाल में ये बराबर होंगे। अच्छा, z transform of a dt can only be evaluated for those values of c which are in its ROC। अगेन सिर्फ ROC के ऊपर जहाँ पे z transform डिफाइन होगा वही उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। If the ROC of z transform includes the unit circle तो DTFT भी हम DTFT can be evaluated by restricting z to lie on the unit circle, which means कि z जो है वो उसमें r को अब 1 एज्यूम करके उसकी DTFT भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बात हमने पहले की है कि अगर यूनिट सर्कल ROC में आता है तो हम उसकी DTFT को भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिप्लेस करने से वेरिएबल। तो ये आपके पास दो फार्मूलाज बन गए हैं, ये आपके पास जी ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है और ये आपके पास DTFT का फार्मूला है, जिसमें सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस j ओमेगा n आएगा और इधर z रेज़ टू द पावर माइनस n आएगा। अच्छा जी, अब हम ये एग्जांपल देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है x ऑफ n इक्वल टू a n और u ऑफ n। आप इसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें। आप चलिए अंदाज़ा करें कि u ऑफ n है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपने x ऑफ z से इसको रिप्लेस किया और u ऑफ n की वजह से इसकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई और आपके पास बचा सिर्फ a ऑफ n और z रेज़ टू द पावर माइनस n। u ऑफ n जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम इसको अगर कॉमन ले लें, n को बाहर निकालें ताकि अगर हम कोई प्रॉपर सीरीज इसकी बना सकते हैं तो वो हमें ये नज़र आ रहा है कि हम a और z को -1 करें तो n बाहर कॉमन हो जाएगा। अब सेम फार्मूला जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में लगाया था कि इस तरह से हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन आ रहा हो समेशन का और हमारे पास तो ये जो चीज़ है दैट हैज़ टू बी लेस देन 1, ये फार्मूला हमें ये कहता है। तो हम इसका z ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ दिस थिंग। और इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो वो अजम्पशन होगी वो ये कि ये जो चीज़ है दिस हैज़ टू बी लेस देन 1 एज पर द फार्मूला। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अगेन तरतीब दे के लिखूँ तो वो ये है, और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो वो ये है, जिसका मतलब ये है कि z शुड बी ग्रेटर देन a, यानी कि जो भी आपके पास सर्कल ड्रॉ हो रहा है उसमें आप एक a का रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाहर वाला जो सारा पोर्शन है वो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अब अगर जो a है वो 1 से बड़ा होता,
ठीक है, तो वो यूनिट सर्कल जो है उसके अंदर लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे उस केस में इसकी DTFT कैलकुलेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर a जो है वो 1 से छोटा होता तो जो 1 है वो बाहर लाई कर रहा होगा, और जो DTFT है उसमें यूनिट सर्कल जो z का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें यूनिट सर्कल आ रहा है, तो उस सूरत हाल में इसकी DTFT कैलकुलेट हो सकती है। अच्छा, इस एग्जांपल को भी आप पॉज करके दोबारा करें, हम इसका सोल्यूशन फिर भी करवा देती हूँ। सो x ऑफ n आपके पास है 1/2 u ऑफ n, और दूसरा एक्सप्रेशन -1/3 u ऑफ n है। तो अगेन लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी u ऑफ n की वजह से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो ये एक सिग्नल x ऑफ n है, इसको आप अज्यूम कर लें कि ये दो सिग्नल्स का जो है वो मजमुआ है, और आप z ट्रांसफॉर्म अलग-अलग जो है वो उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से इस एक्सप्रेशन को आप दोबारा भी लिख सकते हैं। ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है जो z ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई हो जाती है। तो अगर आपके पास आपका x1 ऑफ n जो है वो 1/2 n u ऑफ n है, तो ये सेम फार्मूला जो पीछे हमने लगाया उसके तहत अगर आप कैलकुलेट करें तो उसका z ट्रांसफॉर्म ये होगा, और -1/3 का ये आ जाएगा। इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये दो एक्सप्रेशंस हैं, तो हमें ये पता है फार्मूला लगाने से पहले कि दिस थिंग हैज़ टू बी लेस देन 1 for this particular series to work, जिसका मतलब है कि 1/2z must be less than 1, and again 1 should be less than ये वाला particular expression which is 2z। ठीक है, और 2 को अगर मैं दोबारा उधर ले जाऊँ, कुछ ज़्यादा आगे पीछे मैंने चीज़ें करनी है, तो वो ये चीज़ बनती है, जिसका मतलब है कि z जो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है x1 ऑफ n वाले का, ये जो है वो 1/2 से बाहर वाला सारा सर्कल होगा। इसी तरह से इसका जो है वो 1/3 से बाहर वाला सर्कल होगा। तो 1/2 जो है वो वैसे 0.5 होता है, और 1/3 जो है वो 0.33 है। तो आप जब इनकी इंटरसेक्शन जो भी इनका ROC होगा इसकी, जो क्योंकि दो सिग्नल्स हैं तो ROC इनकी इंटरसेक्शन के साथ जनरेट होगा, तो आपके पास टोटल इस एक्सप्रेशन का ROC वो ये बनेगा कि 0.5 से बड़े। तो 0.3 वाला सर्कल छोटा होगा, 0.5 वाला बाहर की तरफ होगा, तो जो फाइनल ROC है वो 0.5 वाले सर्कल के बाहर वाला रीजन जो है वो बन रहा होगा। अच्छा, अगेन फिर हमारे पास अगली एग्जांपल है, पॉज करके आप खुद ही सॉल्व करें इसको। अच्छा, x ऑफ n आपके पास ये है, और ये बता रही है इसकी लिमिट्स चेंज हो गई हैं, ये इसकी लेफ्ट साइड ये सिग्नल बन गया है आपके पास, तो जो कि जिसका मतलब है कि -∞ से शुरू होगा और ये 0 तक जा रहा होगा, लेकिन आपके पास ये नज़र आ रहा है कि ये 1 तक जा रहा है, तो हम उसकी लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। तो आप ये देखें कि -a ऑफ n साथ वैसे ही आ गया, और फार्मूले के तहत z -1 आ गया, और लिमिट्स हमने -∞ से जो है वो 0 कर दी। अब अगर आप इसको रीअरेंज करें, यहीं पे पहले ही वो -1 होना चाहिए था, तो हमने m को 1 से इन्फिनिटी तक ले गए हैं, लेकिन हमने चेंज किया है n से हम m में गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास n जो है वो नेगेटिव नंबर हो गया था, तो फिर हमने यूँ अज्यूम कर लें कि n को इक्वल टू -m कर दिया, या फिर m को इक्वल टू -n कर दिए। ठीक है, ताकि हम लिमिट्स पॉजिटिव में खेल सकें। तो n को रिप्लेस करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, कि n को ये हो गया a रेज़ टू पावर -m, पहले क्या था a रेज़ टू पावर n, यहाँ पे था z रेज़ टू पावर -n, अब हमने कर दिया z रेज़ टू पावर m, और ये साइड वाला माइनस ऐसे ही एज इट इज़ लगा रहा है, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये 1 पे शिफ्ट हुआ था। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, हमने फार्मूला लगाना है, जो लिमिट्स का फार्मूला है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें इसका मतलब है कि इसमें एक 1 से इन्फिनिटी के बजाय 0 से इन्फिनिटी बनाने के लिए एक टर्म मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उस टर्म को ऐड करने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में से अगर हम कॉमन लें m को, तो वो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, अगर m 0 होता तो वो एक्सप्रेशन 1 बनेगा। ठीक है, तो ये चूंकि माइनस है, तो हम इस सीरीज में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दूसरी सीरीज हमारे पास एज इट इज़ लिखी रहने देते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस चीज़ को देखें और अंडरस्टैंड करें, तो ये वाला टर्म जब मैं इसके अंदर ले जाऊंगी तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी।
ठीक है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और साथ माइनस लगा हुआ है, तो वो -1 खुद ही हो जाएगा। और अगर -1 आ जाएगा +1 से होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा। अब इसके ऊपर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकती हूँ, और वो फार्मूला वही है अगेन जो कि यहाँ पे अप्लाई हुआ है। और इस पर्टिकुलर केस में अगेन दिस थिंग हैज़ टू बी लेस देन 1, और इवेंचुअली ये चीज़ हो जाएगी और आपके पास फाइनल x ऑफ z ये होगा। इसका ROC आप आसानी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो z है वो a से छोटा होगा। इसका मतलब है कि a जो भी सर्कल बनेगा z उसके अंदर लाई कर रहा होगा। इसको आप अगर देखें तो ये सेम सिचुएशन वही बन रही है। अब एग्जाम्पल 4 है, आप इसको सॉल्व करें खुद ही, और अब मैं क्विकली थोड़ा सा मूव करती जाऊंगी। ये आपके पास x1 ऑफ n है, ये x2 ऑफ n है। इसका अगर आपने वो z ट्रांसफॉर्म निकाला वो ये आ गया, इसका z ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आ गया। सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन अब आप नोटिस करें हैं वही चीज़ें, ठीक है, जो आपने पहले फंक्शन बनाया था, जिस पहले एग्जाम्पल 2 को आपने सॉल्व किया था उसका भी सेम यही आंसर आ रहा था, ठीक है, लेकिन उसका आंसर इसके आंसर से मुख्तलिफ है। किस तरीके के साथ कि इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मुख्तलिफ है। जब इसका ये जो चीज़ है वो ये आ रही है और इसका z ग्रेटर देन 1/3 है, इसका z लेस देन 1/3 है, तो जिसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन बन रहा है 1/3। और ये आप अगर मैं भूल जाऊँ एब्सोल्यूट के मार्क्स एब्सोल्यूट के सिंबल्स लगाना, तो वो आप देख लें, ये इसका ROC बन रहा होगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, जिसका मतलब ये है कि ये शेडेड रीजन जो है वो ROC होगा, ऑल्दो आंसर इनका सेम था। अच्छा, आप इन एग्जांपल्स को खुद ही सॉल्व करें, फिर से कह रही हूँ, और सोल्यूशन के तौर पे फिर ये वाले पोर्शन सुने जिसमें ये सॉल्व हुए हुए हों सवाल। तो अगेन अब अगर हम एग्जांपल 5 की बात करते हैं, तो x ऑफ n में ये एक्सप्रेशन है और दूसरा आपके पास ये एक्सप्रेशन है, और तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है 1/2 से बड़ा है, और इस x ऑफ 2 के लिए जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो x ऑफ 3 से छोटा है। तो इसकी जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 0 है। वो किस तरह से कि अगर मैं 1/2 का सर्कल बनाऊं, ठीक है, ये 1/2 का है तो z इससे बड़ा है, तो एक ROC ये हो गया, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ 1/3 का, जो उससे छोटा सर्कल होगा, तो उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो अंदर है, और जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कुछ भी नहीं आता, तो वो 0 ROC होगा। तो अब अगेन अगर हम एग्जांपल 6 की बात करें, x ऑफ n आपके पास ये है, ये 2 साइडेड सिग्नल है जिसमें a 0 नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर आपको, क्योंकि 2 साइडेड सिग्नल है, तो आप दोनों साइड को स्प्लिट करके ऑफ n को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक साइड पे आपके पास ये वाला ROC आएगा और दूसरी साइड पे आपके पास ये वाला ROC आएगा, जिसका अगेन आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 0 होगा। अच्छा, आगे अब जाने से पहले फर्दर हम कुछ मज़ीद 2-3 टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज कर लेते हैं, जो एक है पोल और फिर है ज़ीरो और पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं। तो पॉलिनॉमियल हम जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिला के जो है वो जनरेट होता है। तो हमें बहुत सी एग्जांपल इस तरह की नज़र आएंगी जिसमें एक न्यूमरेटर पे एक्सप्रेशन होगा, डिनोमिनेटर पे एक्सप्रेशन होगा। अब हमें कोई ये पूछे कि इस एक्सप्रेशन के पोल्स क्या हैं, इस एक्सप्रेशन के ज़ीरोस क्या हैं, तो पोल्स हमारे पास वो वैल्यूज़ होंगी जो कि पॉलिनॉमियल को इन्फिनिटी बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि जब डिनोमिनेटर, अगर मैं इसको d कह दूँ, न्यूमरेटर को n कह दूँ, तो जब d आपके पास 0 होता है तो एक्सप्रेशन आपको इन्फिनिटी पे जाएगा। तो पोल वो वाली वैल्यूज़ हैं जिससे d आपका 0 हो रहा है, और ज़ीरोज़ आपकी वो वाली वैल्यूज़ हैं जिससे आपका न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो भी ऐसी वैल्यूज़ जिससे n 0 हो जाए वो आपके ज़ीरोज़ कहलाएंगे, या इसको रूट्स कह लेते हैं इस एक्सप्रेशन के, और इस एक्सप्रेशन के रूट्स वो ज़ीरोज़ और पोल्स रिस्पेक्टिवली कहला रहे होंगे। अच्छा, अब ये एग्जांपल आपके पास देखें जिसमें अगर आपको विजिबल हो कि x ऑफ n हमारे पास ये चीज़ है और u ऑफ n साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब है कि रेंज अगेन चेंज हो जाएंगी, 0 से इन्फिनिटी तक आपके पास एक्सप्रेशन होगा समेशन में, और 7/8 n और z रेज़ टू द पावर माइनस n यहाँ पे होगा। तो जब आप n को कॉमन लेंगे तो ये इस तरह से n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी बन रहा होगा। फिर आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो आपका ROC है वो लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट 7/8 और इसके बाहर वाली साइड। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो कि तकरीबन ये बन रहा होगा
1/8c, ये आपकी बन रही होगी x ऑफ z। आप इसको इस एक्सप्रेशन की शक्ल में लेके आए जहाँ पे आप इसके जीरोज और पोल्स जो है वो निकाल सकें, तो जो आपके पास सॉर्ट ऑफ ये एक्सप्रेशन बन रहा होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में ज़ीरो तब हो सकता है जब आपके पास z ज़ीरो, ठीक है, यानी कि ये आपका ज़ीरो ये है, और पोल आपका तब होगा अगर आप 8z को 7 के इक्वल करें, इसका होता है z मस्ट बी इक्वल टू 7/8, तो आपका यानी इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो करेंगे तो आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पोल आपका इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो जब आप इसका वो निकालेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो बात हमें समझ आती है कि दिस एक्सप्रेशन हैज़ टू बी लेस देन 1। तो जब ये लेस देन 1 होगा इस तरीके के साथ, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा होगा कि z जो है वो 7/8 से बड़ा है, तो सारा रीजन जो है ना वो आउटसाइड द 7/8 वैल्यू तो वो है। तो जो आपकी बाउंड्री होती है ROC की, वो तकरीबन क्या कर रही होती है, आपके पोल को टच कर रही होती है। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। और अगर आप इस सीक्वेंस को देखें जिसमें ये अब चूंकि लेफ्ट साइड पे चला गया है सेम आपकी चीज़, और इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे x ऑफ z, तो आप अंदाज़ा करेंगे कि ये 7/8 के अंदर चली गई है। तो अगर आप इन दो लाइनों को पढ़ें तो वो क्या कहती हैं कि ROC of a right-handed signal is the exterior region of a circle which almost touches at least one of the poles। अगेन ये पोल था आपके पास और ये इसको टच कर रहा है, और ये राइट साइडेड सिग्नल जो है ना वो ये नहीं है, ये वाला लेफ्ट है। पिछली एग्जांपल में जो है ना वो हमने राइट हैंडेड जो है वो सिग्नल देखा था। तो राइट हैंडेड में तकरीबन एक पोल को टच हो रहा होता है, सर्कल के बाहर वाला रीजन जो है वो इंक्लूड हो रहा होता है राइट साइड में। द ROC ऑफ ए लेफ्ट हैंडेड सिग्नल इज द इंटीरियर रीजन ऑफ ए सर्कल, जो कि इस एग्जाम्पल से शो हो रहा है, जो कि तकरीबन एक पोल को टच करता है, यानी पोल को तकरीबन हम जो बाउंड्री है वो टच कर रही होगी। तो हमने इससे ये डिड्यूस किया कि जो आपका ROC है उसमें पोल्स नहीं होंगे, लेकिन वो क्या कर रहे होंगे, इसको सिर्फ टच कर रहे होंगे। तो जो DTFT है और उस कन्वर्ज करेगी सिर्फ और सिर्फ तभी जबकि ROC जो है उसमें यूनिट सर्कल इंक्लूड कर रहा होगा, तभी DTFT कन्वर्ज करेगी। और जो रिंग और डिस्क इन द Z प्लेन है वो सेंटर्ड एट द ओरिजिन, वो क्या कहते हैं, हम उसको जीरो को ओरिजिन करके फिर ही अपने जो सर्कल्स हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो फिनिट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस होती हैं उसमें जो ROC है वो एंटायर Z प्लेन होता है, सिवाय उसमें क्या होता है कि Z इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी शामिल नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन है जो कि कुछ ये शक्ल इख्तियार कर रहा होगा, इसमें आपके पास ये Z स्क्वायर आ जाएगा अगेन यहाँ Z और ये 1। तो इसका जो पोल है वो 0 के ऊपर है और पोल इसमें शामिल नहीं होगा, और इसका जो एक्सप्रेशन है जो 0 है उसमें आप इसको इक्वल टू 0 पुट करके इसके रूट्स निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। अगेन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर इसका जो 0 है, जो जिसके ऊपर एक्सप्रेशन इन्फिनिटी पे जा रहा होगा या ऑल दैट, वो सिर्फ तभी है जब z इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर बात जो है वो आपके पास अप्रोच कर रही हो, तभी ऐसा हो रहेगा। तो फिनिट ड्यूरेशन की सीक्वेंसेस में ROC हम क्या करते हैं, सारे Z प्लेन को लेते हैं सिवाय 0 और इन्फिनिटी को। अच्छा, अब आपने वेरीफाई करना है, ये सारी सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं, आप इसके Z ट्रांसफॉर्म निकालें और वैलिडेट करें कि इनका Z ट्रांसफॉर्म ये आता है कि नहीं आता, इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये आता है कि नहीं आता, इम्पल्स फंक्शन है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है तो क्या है, और ये सारी बातें इसमें से काफ़ी आप देख चुके हैं, लेकिन आप खुद अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ Z ट्रांसफॉर्म अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।